सामने गुरुनाम सिंह चडूनी जी बैठे हैं और सर्वखाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर व धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी भी बैठे हैं। जैसे हम सभी को पता है कि श्री चडूनी जी बहुत अच्छे इंसान है, वे किसानों के योद्धा हैं, किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पंजाब में अभी फ़िलहाल किसान आंदोलन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड हम आज आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल यह है कि जैसे कि हम सभी को पता है किसान आंदोलन पंजाब है उसके अन्य बॉर्डरों पे चल रहा है, बट इसके जो पीछे रीजंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये बहुत उलझी हुई सी पहेली है अभी तक। इसके कोई साफ साफ सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे पहली बात कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? वैसे तो मैं आज दो जो गुड़िया हैं उनके बीच में फंस गया हूँ। बेटा, इसका जो आंदोलन का कारण है, आंदोलन का मुख्य कारण ये है कि किसान की जो हालत है वो लगातार बद से बदतर हो रही है। और आज स्थिति ये आ गई है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके जीवित रहने का, उसका पेट पालने का साधन भी पूरा नहीं बचा है। मैं आपके सामने उदाहरण रखूं, जब देश आज़ाद हुआ तब देश की किसानी का जो देश की जीडीपी में हिस्सा था वो 60% था, और आज जो देश की जीडीपी में हिस्सा है वो करीब 6-7-8% है। क्यों घटा? उत्पादन तो हमने बढ़ाया, तब 33 करोड़ आबादी का पेट नहीं पड़ता था, तब भी हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। आज 140 करोड़ आबादी है, फिर भी हमारे पास अनाज पूरा है। उत्पादन तो बढ़ाया, आमदन क्यों नहीं बढ़ी? आमदन का जो बड़ा कारण रहा है वो दो कारण रहे हैं। एक तो खेती के ऊपर बजट खर्च नहीं किया जिससे खेती महंगी होगी। पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट खेती पे था, अब जो है वो 1-1.5% की थी। और दूसरा कारण ये रहा है कि जो हमारे भाव हैं वो हमारे खर्चों के मुताबिक नहीं बढ़े, यानी महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़े। अगर हम उदाहरण देखें कि 1966-67 में एमएसपी लागू हुआ, उसके पहले एमएसपी नहीं था, तो अगर हम तब से गिनती करें तो मान लिया हमने मकान बनाना है, उस वक्त 45 रुपये क्विंटल, 45 रुपये 1000 ईंट थी, और 70 रुपये क्विंटल जो है वो गेहूं थी, यानी 1 क्विंटल गेहूं की 1600 ईंट थी। आज 1 क्विंटल गेहूं की 300 ईंट है। या मान लिया हमने शादी करनी है, तेरी शादी भी होगी, उसमें सोना पाना पड़ेगा, तो 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना था, आज 27 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना है। ये हमारा नीचे जाने का कारण रहा। ये तो मैं एमएसपी से बात कर रहा हूं। अभी जो एमएसपी 23 फसलों का तय किया हुआ है, कई 100 फसलें हैं, 23 फसलों का एमएसपी है, और 23 फसलों में जो हमें टोटल कीमत मिलती है वो सारी फसलें एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही, करीब 10% से भी नीचे है जो एमएसपी बिक्री है। तो आज जितनी हमें कीमत मिलनी चाहिए एमएसपी से, न्यूनतम से, उससे 4 लाख करोड़ कम मिल रही है पूरे देश के किसानों को। तो 4 लाख करोड़ हमें प्रति साल नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। बाकी अगर महंगाई लगाएं तो महंगाई तो बहुत ज्यादा है, जो मैंने पहले आंकड़े दिए। या दूसरा आंकड़े इसके इस तरह से ले लीजिए कि हमारी फसल के रेट बढ़े करीब 29 गुना, कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ी 400 गुना, व्यापारी की आमदन बढ़ गई 1000 से 1500 गुना। तो हम कहाँ है?
और एक कारण इसका ये रहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो बाकी रोजगार कर लेते थे वो रोजगार भी सारे कंपनी के हवाले चले गए। मान लिया पहले हम बाजार से कुछ खरीदते थे तो वो कंपनी से डीलर के पास आया, डीलर से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से दुकान के पास आया, दुकान से ग्राहक ने खरीदा। अब क्या है, अब तो आप यहाँ बैठे ऑर्डर दोगे तो ऑनलाइन आपके घर पे आ जाएगा। वो सारा मुनाफा कंपनी का चला गया, बीच के रोजगार खत्म। इसीलिए जो बेरोजगारी है वो बेतहाशा इतनी बढ़ गई है कि आज जो अगली पीढ़ी है वो 8,000, 9,000, 10,000 में बाजार में जाके किसी कंपनी पे, फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं और 11-11 घंटे काम है, कड़ी मुशक्कत। जबकि देश के कानूनों में 8 घंटे काम है तो 11 घंटे वो काम करवाते हैं और 11 घंटे के 10,000 रुपये अगर मिले तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। और अगली पीढ़ी जो है उसके आगे बिल्कुल अंधेरा है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो अगली पीढ़ी अपने देश को छोड़ के, जिसको हम भारत महान कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, धोखी के माध्यम से जा रहे हैं, जान खतरे में है। वहां जाके मतलब उनके रहने की व्यवस्था कुछ नहीं है। तो उस अगली पीढ़ी पे तरस खा के जो है हम लड़ रहे हैं कि हमारा हक तो हमें मिल जाए। अपना हक मांग रहे हैं, दूसरे का हक छीन नहीं रहे। तो दूसरा सवाल मेरी तरफ से है। तो जो ये सवाल था ना, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा शंका हो रही थी और इसका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं मिल रहा था, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शंका आप दूर करें। तो ये सवाल है कि किसानों के रास्तों में ये जो काफ़ी सारी कील दिखाई जा रही हैं और उनके ऊपर गोलियों की बरसात हो रही है, आंसू बम बरसाए जा रहे हैं, तो इसमें सरकार की कामयाबी है या नाकामयाबी? देखिए, ये आंदोलन की स्ट्रेटजियां होती हैं। आंदोलन एक शांतिपूर्वक लड़ाई है। उस शांतिपूर्वक लड़ाई में दोनों तरफ से बात होती है। जैसे सरकार ने तो रास्ता रोक दिया, हालांकि सरकार के पास कोई रास्ता रोकने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने रोक दिया। रोक इसलिए दिया कि ये लोग अगर दिल्ली में ट्रैक्टरों से चले गए तो दिल्ली को तो जाके ये वहां की व्यवस्था खराब कर देंगे, इधर ट्रैक्टर को दिल्ली में शायद इसलिए रोक दिया। दूसरी तरफ अगर हम ये जिद करें भिड़े उनसे कि नहीं यहीं से तोड़ेंगे और यहीं से जाएंगे तो फिर वो लड़ाई होगी। और लड़ाई में हमने ये देखा है, जितने पीछे आंदोलन रहे हैं हरियाणा में या देश में, उनमें जिस आंदोलन में बंदे मरे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है आंदोलनकारियों कि बंदे नहीं मरने चाहिए। जिस आंदोलन में बंदे मरे वो आंदोलन 1 महीने में खत्म हो गया। आप चाहे हरियाणा में जाट आंदोलन की बात कर लें, आप चाहे हरियाणा में सिरसे वाले आंदोलन की बात कर लें, आप चाहे हरियाणा में, मैं पुराने टाइम के अगर आपको बताऊं, 93 में इलेक्शन कांड हुआ था, उसमें बंदे मरे थे, आंदोलन खत्म। उसके बाद कादमा कांड हुआ था, उसमें बंदे मरे थे, आंदोलन खत्म। उसके बाद बंसीलाल के टाइम में सतनाली कांड हुआ था, आंदोलन खत्म। उसके बाद चौटाला के टाइम में कंडेला कांड हुआ था, आंदोलन खत्म। तो बहुत से लोग मरे और जिसका मर जाए उसका वापस नहीं आता। तो ये आंदोलनकारियों को जो है वो इस तरह से आंदोलन करना पड़ता है कि हमारे बच्चे जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो हमारे एक तरह से बच्चे हैं और बच्चों को संभालना है, हमें खुद आगे होना है। जो लीडर है, लीडर का मतलब ये होता है कि वो खुद आगे हो। जब वो खुद आगे होगा तो उसको पता होगा जो अगली तकलीफें हैं उनको झेलेगा, वो उस हिसाब से मोड़ देगा। तो अब उसमें स्ट्रेटजी है कि जब टकराव की पोजीशन आई तब हमें टाइम के टाइम अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। तो स्ट्रेटजी जो मेरे हिसाब से जो बदलनी चाहिए थी वो इसमें नहीं बदली गई। जब हमें पता है कि आगे 8 चौड़ी दीवार उन्होंने बना दी है, उन्होंने तो गलती कर दी, अब हम उसको टक्कर मार के कैसे तोड़ेंगे? हम अपने आदमी मरवाने के लिए वहां क्यों भेज रहे हैं? उसके स्ट्रेटजी बदल दो।
अगर वो स्ट्रेटजी बदल दी जाती तो शायद सरकार हार। तो मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे कि अभी गुरुनाम सिंह जी ने बताया कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। हमारा सवाल आपसे अगला ये है कि इसे आप सुलझाएं कैसे हैं, इसका आगे जाके क्या रिजल्ट होगा और हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं। एक तो जो मेन चीज है कि आवाज उठाने वाला किसान की कोई वर्ग दिखाई नहीं देता, कोई राजनीतिक पार्टी दिखाई नहीं देती। और जो किसान जो ये अब आंदोलन गुरुनाम सिंह जी जो लड़ रहे हैं, तो अलग अलग विभिन्न संगठन बने हुए हैं, एक दूसरे की सुन के राजी को ना इन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया दूसरे संगठनों से, भाई तुम आपका हो रहा तुम ही अपने कर लो, हमने इतना थोपड़े दिखाने की जरूरत और ना इतना चाह, हम तो पीछे रह के भी काम कर लेंगे, मेरे जितने साथी है काम कर लेंगे, अगले वाले कर लो। परंतु एक की गो पावर अहम या सरकार के द्वारा ही वो प्रोजेक्टेड है, सरकार ने उसका ये आंदोलन करवा रखा हो। और मेरी तो मतलब अपनी ये सोच है कि ये जो 19 लाख ईवीएम मशीन थी, उनको जो ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि वोट किसकी डालिए लिखड़े किसका, ये वोट का अधिकार समाप्त करने के चक्कर में काम तो ये अपने ईवीएम मशीन का 19 लाख का कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। और इस जो एडजस्टमेंट वाली बात को लकोने के लिए और उसके कि ये आंदोलन किसान आंदोलन प्रोजेक्ट करवाया, भाई अब किसान को जरूरत ही क्या है ये आंदोलन करने की। अब तो ये ध्यान दो भाई इनको पलटोगे कैसे, इनको हटाओगे कैसे। जितनी ये पार्टियां हैं, एक भी किसी पार्टी ने किसी किसान नेता को कोई टिकट नहीं दी, क्योंकि ये सारी की सारी कॉर्पोरेट से मिली हुई है। सारी की सारी पार्टियां ये नहीं चाहती कि किसान उभरे, ना कोई पिछली सरकार ने कोई उभारा और ना ये सरकार किसी को तो अपनी टिकट दे के ये करती हुई भाई आवाज उठाने वाला किसान का कोई तो खड़ा हो। अब इन्होंने सारी उम्र देख दी, हमने तो बचपन से देखने लग रहे हैं, ये छोटे से बालक थे जब चार आदमी हमने नौकरी करी उसका देखे झटका। इनका तो सब कुछ अपनी जमीन भी पता नहीं कहाँ बेच बेच की कोई प्रॉपर्टी थी वो भी खत्म कर दी। परंतु ध्यान ये नहीं ना कोई तो कोई आवाज उठाने वाला हो किसान की, वो भी खत्म कर दिया। एक तो हमारा ये काम है, बार बार पंचायतें बैठ रही हैं, बार बार आज उस खाप की होगी, आज उस खाप की, कोई काल देता है, कभी कोई काल देता है, सब असमंजस में है और वो सारा फायदा कॉर्पोरेट्स को है। हम ये चाहते हैं किसी तरह भी एक हो। और गुरुनाम सिंह जी हमें प्रार्थना है कि जो खापों की कोई 9 तारीख को जो मीटिंग है उसमें भी इस बात को उठाओ, इस बात को लेकर कोई न कोई समस्या का हल काट दो। या ईवीएम मशीन है ना, इसका तो इलाज करना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि इस तोते की जान, इस राज की जान वहां उसमें पिंजरे में, ईवीएम मशीन रूपी पिंजरे में, इसको जब तक काम नहीं कर लेंगे तब तक हमारा काम सिद्ध नहीं हो सकता। राम इसका मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि जो आपने हल की बात की है, बीमारी कहाँ से पैदा हुई, जहां से बीमारी पैदा हुई, अगर हमारे शरीर के अंदर से बीमारी पैदा हुई तो उसका इलाज भी शरीर के अंदर ही है। बीमारी पैदा